राजीव, क्या मैं ठीक कह रही हूं कि अब होगा असली खेला जब बारी अब विधानसभा चुनावों की आएगी? लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए सो आए, जो पहले रणनीतियां बनाई गई, अब कितना उन रणनीतियों पर खरे उतरेंगे, क्योंकि सहयोगियों की जो नाराजगी है, उनके जो मन की टीस है, खुल खुलकर सामने आ रही है। स्थिति चाहे एमवीए हो चाहे महायुति हो, दोनों ही तरफ एकदम उलझी हुई नजर आ रही है। हर कोई अपने आप को बेस्ट और अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश जो कर रहा है। तो क्या ये माने कि अब यहां विपक्ष से ज्यादा तो सहयोगियों का दबाव झेलना पड़ेगा यहां पर बीजेपी को? तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो साल के अंत में होने वाले हैं, चाहे यहां महाराष्ट्र हो, यूपी में तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से हालात यहां पर एकदम बदलते नजर आ रहे हैं। एक अलग ही दबाव, क्योंकि जिस तरह से बहुमत से भी आधी से भी कम सीटों पर जिस तरह से सिमट गई है, एक वो दबाव तो अलग झेल ही रहे थे। लेकिन जो इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, चाहे हरियाणा की आप बात कर लीजिए, महाराष्ट्र में तो हम देख ही रहे हैं जो हालात हैं। ये 400 पार का नारा वाकई बहुत भारी पड़ गया क्या बीजेपी पर? देखिए, अब एकनाथ शिंदे कैसे कहें कि एनडीए सरकार की वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बुरी गति एनडीए की महाराष्ट्र में हुई और उसकी जिम्मेदारी अपने सर पर लेने के बजाय वो ये कहने लगे कि 400 पार का नारा उनके लिए 400 पार का नारा एनडीए के लिए मुश्किल भरा रहा और विपक्ष के नैरेटिव से बातें दूसरी तरफ चली गई। देखिए, हार के कई चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कारण होते, कोई एक कारण नहीं होता। और जहाँ तक नैरेटिव की बात है तो इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती तो किसी का मंगलसूत्र नहीं छीना जाता, किसी की भैंस नहीं बांटी जाती। ये तो चुनाव के समय ये बातें नैरेटिव सेट करने की अलग अलग बात होती है। अब ये जहाँ तक ये बात सही है कि एनडीए की या भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो संविधान में क्या बदलाव करते? 10 साल से वो है, उन्होंने क्या ऐसा बदलाव किया? और सबसे ज़्यादा बदलाव तो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि 400 पार का नारा ये इसलिए दे रहे कि संविधान बदल देंगे। इसी तरह इंडिया प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक कहते थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो आपका मंगलसूत्र बांट देंगे, भैंस बांट देंगे, तमाम चीज़ें। वो दोनों नहीं होनी थी, अपना अपना नैरेटिव सेट करने की बात थी। और किसी एक वजह से कहीं कोई हार नहीं हुई है, न किसी कोई एक वजह है जीत के। सबके अलग अलग कारण होते हैं। महाराष्ट्र की जहाँ तक बात है, पूजा, मैंने पहले भी कहा था कि लोकसभा चुनाव का साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और हरियाणा से ही देखने को मिलेगा। और ऐसा होगा कि अगले 3-4 महीनों तक ब्रेकिंग विद एजेंडा का जो आपका कार्यक्रम है, हर दूसरे तीसरे दिन आप महाराष्ट्र पर चर्चा करेंगी। तो ये ऐसा वहाँ का घटनाक्रम ऐसा हुआ है और नतीजे ऐसे आए हैं। जनता ने अपना मैंडेट ऐसा दिया है। आप याद कीजिए, पीछे अतीत की चीज़ों को आसानी से आदमी भुला देता है, लेकिन आप देखिए कि 2 पार्टियों को तोड़ दिया गया। एक जगह भतीजा ही तोड़ा और एक जगह दूसरे सबसे ताकतवर आदमी ने शिवसेना को तोड़ा। और तोड़ने के साथ ही ज्यादातर विधायकों ने पाला बदल लिया और वो सरकार की तरफ चले गए और खाली हाथ रह गए उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। क्या क्या ना उद्धव ठाकरे के बारे में शिवसेना शिंदे गुट में गए लोगों ने कहा और क्या क्या ना अजीत पवार ने अपने चाचा के लिए कहा और उनकी पार्टी में गए लोगों ने शरद पवार के लिए कहा। सिर्फ पार्टी नहीं टूटी, पार्टी का सिंबल लिया गया, पार्टी का नाम लिया गया, पार्टी का केंद्रीय संसद में जो कक्ष आवंटित था वो भी लिया गया। माने हर तरीके से शरद पवार और उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की कोशिश चुनाव से पहले हुई और कमजोर हो भी गए थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र में या इस समय पूरे देश में विपक्ष का कोई नेता है जिसे मानना चाहिए कि उसके माद्दे को दाद देनी पड़ेगी। उनका नाम है शरद पवार। इस असाध्य बीमारी से लड़ते हुए इस उम्र में 10 सीटों पर लड़कर 8 सीटों पर चुनाव जीतना साधारण सा काम नहीं है। महाराष्ट्र की जितनी भी पार्टियां हैं उसमें बेस्ट 80% का स्ट्राइक रेट शरद पवार ने दिया है। वो भी तब जबकि उनका चुनाव चिन्ह घड़ी जो पिछले 25 सालों से उनके पास था और एक तरह से शरद पवार की पार्टी का पर्यायवाची हो गया था,
चुनाव चिन्ह बदल दिया गया। और मैं तो बारामती गया था, वहां अपने कार्यकर्ताओं से बैठक में शरद पवार ने कहा था, जब कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे पास घड़ी चुनाव चिन्ह था, वो भी चला गया, साहब अब कैसे प्रचार किया जाएगा। शरद पवार ने इस उम्र में अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सोशल मीडिया के युग में एक वीडियो कन्याकुमारी में बनता है और 1 घंटे के अंदर मिनटों में वो कश्मीर पहुंच जाता है। ये चुनाव चिन्ह पहुंचाने में तुमको कितना टाइम लगेगा, अपने लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचाओ। और देखिए, जिस बारामती के पिछले 25 वर्षों से ज्यादा वक्त से अजीत पवार वहां के विधायक हैं और प्रभारी मंत्री भी लगातार बने हुए हैं, एनडीए सरकार के भी पुणे के प्रभारी मंत्री अजीत पवार ही हैं, एनसीपी और कांग्रेस के प्रभारी मंत्री अजीत पवार ही हैं, वहीं के विधायक है, सब कुछ उनका है, कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण उनका है। यहां तक कि सुप्रिया सुले के चुनाव के इंचार्ज भी वही हुआ करते थे, लेकिन अपनी पत्नी को लड़ाकर भी सुप्रिया सुले को चुनाव नहीं हरा सके और अच्छे खासे अंतर से सुप्रिया सुले चुनाव जीत गई। तो सवाल यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने असली शिवसेना उद्धव ठाकरे और असली एनसीपी शरद पवार को बता दिया है और यही बेचैनी महाराष्ट्र के सत्ता पक्ष में है। सरकार होते हुए जो बेचैनी इस समय महाराष्ट्र में एनडीए में है, विपक्ष में रहते हुए और कम विधायकों के साथ होते हुए उतना ही उत्साह विपक्षी खेमे में है। बस बात यही है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अपनी एकता अगले 4 महीनों तक रख पाती है कि नहीं। और अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में दिलचस्प राज्यसभा के चुनाव होने हैं, तब और पता चलेगा कि यह लड़ाई कितनी मजबूत और कितनी कट्टर आमने सामने होने वाली है। बिल्कुल, तो यानी अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है जो कि बयानबाजी से हुई है और टीस किसी न किसी वजह से और किसी तरीके से निकाली जा रही है।